नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट करती है किसी वैक्यूम में, तो वहाँ पर उसका वेव इक्वेशन किस प्रकार का होता है, वेलोसिटी कैसा होता है ना, ट्रांसवर्स नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या नहीं, इस पर चर्चा किया है ना। तो लगभग जितने टॉपिक हम लोगों ने वैक्यूम वाले में देखे थे, बिल्कुल सेम टॉपिक यहाँ पर भी हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी डाइलेक्ट्रिक मीडिया में प्रोपोगेट करती है तो उसके प्रोपोगेशन का जो वेव इक्वेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में, पहले वो फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके वेलोसिटी की बात करेंगे, है ना। ओके कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जब वो डाइलेक्ट्रिक मीडिया में प्रोपोगेट करता है तो उसका वेलोसिटी किस प्रकार का होता है, क्या वो लाइट से इक्वल होता है या लाइट से इक्वल नहीं होता। ओके, साथ ही साथ जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है जब वो वैक्यूम में प्रोपोगेट कर रही होती है और डाइलेक्ट्रिक मीडिया में प्रोपोगेट कर रही होती है तो वो ट्रांसवर्स नेचर को सेटिस्फाई करती है ना, मतलब वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में। सो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स हो रही है नेचर में, और कुछ टर्म्स देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेव इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ओके, तो इसके लिए हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन का नॉलेज होना जरूरी है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडिया ले रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडिया के केस के लिए जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है डेट इज रो, वो जीरो से इक्वल होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जीरो से इक्वल होता है सिग्मा, और करंट डेंसिटी भी जीरो से इक्वल होता है। तो जो मैक्सवेल्स इक्वेशन होगा फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडिया, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडिया, है ना, वो कुछ इस प्रकार का होगा, वो चार इक्वेशंस ओके मैक्सवेल के। इन्हीं की मदद से हम लोग वेव इक्वेशन पहले ऑब्टेन करेंगे, ओके, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए पहले वेव इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है इसे कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर देखिए, एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एरो एच बाई डेल टी। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बोथ साइड्स कर्ल लगा देंगे, है ना, क्या लगा देंगे, बोथ साइड्स हम लोग कर्ल लगा देंगे। कर्ल एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल, यहाँ पर है म्यू डेल एरो एच बाई डेल टी। ओके, हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एरो डेल क्रॉस एरो ई, ओके, इज इक्वल टू माइनस एरो डेल क्रॉस म्यू डेल एरो एच बाई डेल टी। कुछ इस प्रकार से भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। ओके, देखिए अब चूंकि ये जो आपको दिख रहा है ये डेल क्रॉस एरो ई, ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहा, वहाँ पर भी सेम वेक्टर आइडेंटिटी हम लोग को मिल रहा था। तो ये वेक्टर आइडेंटिटी का वैल्यू कुछ इस प्रकार से होता है, एरो डेल डॉट एरो ई माइनस डेल स्क्वायर एरो ई, ओके, इज इक्वल टू माइनस, इस म्यू को बाहर ले लेते हैं और ये जो डेल क्रॉस है इसको अंदर लेके चले जाते हैं, डेल बाई डेल टी एरो डेल क्रॉस एरो एच। ओके, कुछ इस प्रकार से। अब मैक्सवेल के पहले इक्वेशन की मदद से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एरो डेल डॉट एरो ई है ये जीरो से इक्वल है, तो डेल डॉट एरो ई जीरो से इक्वल होगा तो ये पूरा टर्म जीरो से इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस डेल स्क्वायर एरो ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल बाई डेल टी। ओके, अब यहाँ क्या है, एरो डेल क्रॉस एरो एच है। अब गौर से देखिए, एरो डेल क्रॉस एरो एच मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन की मदद से इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। एरो डेल क्रॉस एरो एच का इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है एप्सिलॉन डेल एरो ई बाई डेल टी। ओके, देखिए यहाँ पर आप चाहो तो यहीं पर जो नेगेटिव का सिंबल है इसे कैंसल आउट कर दो। ओके, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डेल स्क्वायर एरो ई इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल बाई डेल टी, और डेल बाई डेल टी है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर एरो ई। ओके, अब ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, ये वाला इक्वेशन, ये क्या है,
ये है वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में वेव इक्वेशन है। ओके, चूंकि हम लोग यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन तक ले चुके हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। ओके, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमें क्या करना होता है, दूसरा वेव इक्वेशन निकालना होता है ना, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, इक्वेशन नंबर 3 का कर्ल लिए थे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 4 का कर्ल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, है ना, इक्वेशन नंबर 4 की मदद से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एरो डेल क्रॉस एरो एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल एरो ई बाई डेल टी। ओके, अब इसके बोथ साइड्स में अगर आप कर्ल लगा दो, अर्थात डेल क्रॉस लगा दो कुछ इस प्रकार से। ओके, एरो डेल क्रॉस एप्सिलॉन डेल एरो ई बाई डेल टी, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हमें फिर से लेफ्ट हैंड साइड पर क्या मिल रहा है, वेक्टर आइडेंटिटी मिल रहा है। यही वाला वेक्टर आइडेंटिटी यहाँ पर है, बस यहाँ पर वेक्टर एरो ई था, यहाँ वेक्टर एरो एच है। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ओके, और जैसे इसमें हम लोग डेल को अंदर लेके गए थे, उसी प्रकार इसमें भी डेल को अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पर एरो डेल क्रॉस एरो ई आ जाएगा। एरो डेल क्रॉस एरो ई का वैल्यू ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, तो इसके बाद जो भी आपको प्रोसेस अप्लाई करना है वो बिल्कुल सेम चलेगा इसके तरह, है ना। सो इसके तरह आप खुद से इसको ऑब्टेन कीजिए। यहाँ पर जो इक्वेशन आपको मिलेगा वेव इक्वेशन, वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार का होगा, डेल स्क्वायर एरो एच इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एरो एच बाई डेल टी स्क्वायर। ओके, कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपको मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो वेव इक्वेशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडिया, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में ये वाला इक्वेशन है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में ये वाला इक्वेशन है। तो वेव इक्वेशन तो हम लोग ऑब्टेन कर लिए, है ना। अब ये तो बात हो गई वेव इक्वेशन की। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया की। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाइलेक्ट्रिक मीडिया में एंटर करती है ना, तो क्या वो लाइट की वेलोसिटी से प्रोपेगेट करती है या फिर लाइट की वेलोसिटी से प्रोपेगेट नहीं करती है ना। चलिए इसको पता करते हैं। वैक्यूम में क्या देखा था हम लोगों ने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो लाइट की गति से, है ना, लाइट की वेलोसिटी से प्रोपेगेट कर रही थी वैक्यूम में, है ना। अब यहाँ की बात करते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। देखिए वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी। अब सबसे पहले तो हमें जनरल वेव इक्वेशन लिखना होगा। जनरल वेव इक्वेशन क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। कुछ इस प्रकार का जनरल वेव इक्वेशन होता है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 तक लिए थे, इसको इक्वेशन नंबर 7 ले लेते हैं। अब जब हम लोग इक्वेशन नंबर 5 और 6 को इक्वेशन नंबर 7 से कंपेयर करेंगे तो मेरे प्यारे व्यूअर्स आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखिए, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 विथ 7। ओके, ठीक है, 5 और 6 को 7 से आप कंपेयर करते हो तो आपको मिलेगा 1 बाई वी स्क्वायर, है ना। 1 बाई वी स्क्वायर के जगह पर आपको म्यू एप्सिलॉन और म्यू एप्सिलॉन दोनों में ही देखने को मिलेगा। ओके, तो 1 बाई वी स्क्वायर को क्या कीजिए, म्यू एप्सिलॉन से इक्वल कर दीजिए। ओके, और आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू एप्सिलॉन। ओके, अब ऐसा करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर इसके स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर लेके चले तो हमें मिलेगा 1 बाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ओके, तो जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया वो कुछ इस प्रकार का होगा, v इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ओके, सो हम लोग इस इक्वेशन को देख करके ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी जब वो डाइलेक्ट्रिक मीडिया में प्रोपेगेट करेगी तो वो लाइट की गति से प्रोपेगेट नहीं करेगी। ओके, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट तो इससे इक्वल नहीं है। तो ये हो गई बात वेलोसिटी की कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब डाइलेक्ट्रिक मीडिया में प्रोपेगेट करती है ना, तो क्या वो लाइट की वेलोसिटी से प्रोपेगेट करती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को समझ गए। अब बात करते हैं इसके ट्रांसवर्स नेचर की कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रोपेगेट करती है तो वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में या नहीं। तो इसका आंसर होता है जी बिल्कुल ट्रांसवर्स होती है नेचर में। इसको अगर आप शो करना चाहते हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए। ओके,
ट्रांसवर्स नेचर। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हम लोगों ने वेव इक्वेशन निकाला उसका सॉल्यूशन लिया। ओके, उसके सॉल्यूशन की मदद से हम लोगों ने दो रिजल्ट्स ऑब्टेन किया था। उन्हीं दो रिजल्ट्स की मदद से हमें ट्रांसवर्स नेचर शो करना होता है, वैक्यूम में भी और डाइलेक्ट्रिक मीडिया में भी। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो दो इक्वेशंस हम लोग ऑब्टेन किए हैं वेव इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन लिखना होगा। अब इनका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इनका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो जनरल वेव इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन पता करना होगा, और उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले पता कर लिया है। ओके, तो जनरल वेव इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का होता है, साई इज इक्वल टू साई नॉट, ओके, ई पे पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है जनरल वेव इक्वेशन का। इसी को देखते हुए हम लोग इन दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 का सॉल्यूशन लिखेंगे, जो कुछ इस प्रकार का होगा, है ना। फॉर इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 के लिए हम लोग सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का लिखेंगे, एरो ई इज इक्वल टू ई नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो भी कुछ इसी प्रकार का आएगा, एरो एच इज इक्वल टू एच नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, तो ये सॉल्यूशंस हम लोगों ने कैसे लिखा, ये सॉल्यूशन हम लोगों ने लिखा जनरल वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, जो इस प्रकार का आता है। आपके मन में डाउट आएगा कि यहाँ पर x से यहाँ z लिए हैं, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हो सकता है कि जब हम लोग जनरल वेव इक्वेशन निकाल रहे हो तो वहाँ पर जो वेव है वो x एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट कर रहा हो, बट हम लोग यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो z एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर z लेकर के चल रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक इक्वेशन नंबर 7 तक यूज़ किया था, इसको इक्वेशन नंबर 8 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 9। क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 और 9 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, z और t के रिस्पेक्ट पर। ओके, सो ऑन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 8 विथ रिस्पेक्ट टू z, है ना, z के रिस्पेक्ट पर इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से देखिए, डेल एरो ई बाई डेल z इज इक्वल टू डेल बाई डेल z ब्रैकेट ई नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, कुछ इस प्रकार से इसे डिफरेंशिएट करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर आप जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा डेल एरो ई बाई डेल जेड इज इक्वल टू ई नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, ये पूरा टर्म तो सेम आएगा, बाद बाकी इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो z का तो यहाँ पर एक ही टर्म है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आई के मिलेगा। यहाँ पर आई क्या है, ये आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, और जो कैपिटल के है ये क्या है, आपका वेव नंबर। ठीक है, देखिए, डेल एरो ई बाई डेल जेड इज इक्वल टू ई नॉट ई पे पावर आई के जेड ओमेगा टी है। ये जो है आपका किससे इक्वल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एरो ई से इक्वल होगा, तो एरो ई डॉट आई के, बोथ साइड से एरो ई और एरो ई कैंसल आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू आई कैपिटल। ओके, ये पहला रिजल्ट है जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे ट्रांसवर्स नेचर शो करने के लिए। हम लोग जब वैक्यूम वाला केस देख रहे थे तो वहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज़ हम लोग यूज़ किए थे ट्रांसवर्स नेचर को शो करने के लिए। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर 9 है, इक्वेशन नंबर 9, इसको भी क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टी के, स्मॉल टी के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 9 को। ओके, देखिए यहाँ पर आएगा डेल एरो एच बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी एच नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, डेल एरो एच बाई डेल टी इज इक्वल टू, आपको इसका वैल्यू मिलेगा एच नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी डॉट। अब चूंकि ये पूरा फ्रैक्शन वाला हमें करना है, माफ कीजिएगा, ये पूरा ब्रैकेट वाला हमें डिफरेंशिएट करना है ऊपर जो पावर में है ना, तो यहाँ पर टी वाला एक टर्म है तो ये क्या आएगा, माइनस ओमेगा आई। ओके, सो डेल एरो एच बाई डेल टी
इज इक्वल टू एरो एच आई ओमेगा। एच और एच बोथ साइड से कैंसिल कर दीजिए, आपको एक और रिजल्ट मिलेगा, डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओके, तो इन रिजल्ट्स का प्रयोग करते हैं हम लोग कहाँ, ट्रांसवर्स नेचर शो करने के लिए। अब चलिए ट्रांसवर्स नेचर की बात करते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। इसमें हम लोगों को करना क्या होगा, मैक्सवेल इक्वेशन का प्रयोग करना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है मैक्सवेल का, डेल डॉट एरो इज इक्वल टू 0, इसका प्रयोग करना है। अब चूंकि हम लोगों ने क्या कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रहा है ना, तो इस केस में जो डेल का वैल्यू होगा है ना, वो क्या होगा, वो होगा के कैप डेल बाई डेल जेड। ऐसा क्यों, ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था है ना, बट यहाँ भी हम लोग इसे देख लेते हैं। देखिए डेल क्या होता है ना, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं इसे। ये होता है आपका आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड होता है। ठीक, अब चूंकि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रहा है, तो उसका कंपोनेंट्स एक्स और वाई के अलोंग होगा नहीं, तो एक्स और वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। हमारे पास बचेगा डेल का वैल्यू के कैप डेल बाई डेल जेड। तो डेल की जगह पर क्या करेंगे, के कैप डेल बाई डेल जेड का प्रयोग करेंगे। तो के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट एरोई, ओके, एरोई इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा गौर कीजिए, हम लोगों ने कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक वैल्यू निकाला है डेल बाई डेल जेड का, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, के कैप आई कैपिटल के डॉट एरोई। अब चूंकि यहाँ पर जो के है, जो कैपिटल के है, ये वेव नंबर, ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, वैल्यू 0 हो नहीं सकता। तो यहाँ पर दो ही टर्म ऐसा है जो जिसका वैल्यू 0 से इक्वल हो सकता है, और वो है ये, है ना, के कैप डॉट एरोई। इसको इक्वेशन नंबर ए ले लीजिए, है ना। इस इक्वेशन को देख के आपको क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन को देखकर पता ये चल रहा है कि जो के कैप है और एरो ई है, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वल है, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अब आपके माइंड में आया कि भाई ये के कैप क्या है। देखिए ये के कैप जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, ये उस डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है ना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये के कैप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन को हमें बता रहा है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सेम तरीके से मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग क्या करेंगे, मैक्सवेल के दूसरे इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, मैक्सवेल के दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल डॉट एरो एच इज इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए डेल का वैल्यू क्या प्रयोग करना है हमें, के कैप डेल बाई डेल जेड प्रयोग करना है। के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट एरो एच इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए डेल बाई डेल जेड, इसका वैल्यू क्या करना होगा, इसका वैल्यू हमें रखना होगा आई कैपिटल के डॉट एरो एच इज इक्वल टू 0। अब इस केस में भी कैपिटल के तो 0 हो नहीं सकता है भाई, है ना, तो हम लोग को 0 क्या करना होगा, के कैप डॉट एरो एच 0 करना होगा। ओके, यहां पर देखिए अब जैसे ही, है ना, क्योंकि हमें मिला क्या, के कैप आई कैपिटल के डॉट एरो एच इज इक्वल टू 0। अब इस स्थिति में क्या हो रहा है, के कैप डॉट एरो एच इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 0 है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर बी ले लेते हैं। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमें पता ये चलेगा मेरे प्यारे व्यूवर्स कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों से परपेंडिकुलर है। अर्थात जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स है नेचर में। ओके, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये भी यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसको अगर आप फिगर में शो करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई और इधर जेड है ना, इधर साइड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको लेके चलते हैं हम लोग कुछ ऐसे। ओके, कुछ इस प्रकार से। ओके, यहाँ पर तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस डायरेक्शन में है ना, के कैप आपका इस डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसे। ठीक है,
तो ये समझ में आ रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, ट्रांसवर्स है नेचर में। ओके, सो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। अब चूंकि डाइलेक्ट्रिक मीडिया में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करेगा, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डाइलेक्ट्रिक मीडिया का, वो किस प्रकार का होगा। वैक्यूम के केस में हम लोगों ने उसका वैल्यू 1 निकाला था एन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें वेलोसिटी v का वैल्यू क्या मिला था, वेलोसिटी v का वैल्यू मिला था √μ∈, ये मिला था। अब चूंकि हमें पता है ये जो म्यू है ना, ये इक्वल होता है किससे, μ0 μr से, है ना। साथ ही साथ एप्सिलॉन को भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, ε0 εr से, है ना। εr यहाँ पे क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। ओके, सो वी कैन राइट इट एज दिस वे। ओके, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू की जगह पर μ0 μr डाल दीजिए और एप्सिलॉन की जगह पर ε0 ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब थोड़ा गौर कीजिए यहाँ पर, √μ0 ε0 साथ में ले आते हैं, और है ना, और इधर μr ε0 साथ में ले आते हैं। ठीक, देखिए v इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0 एंड μr ε0, कुछ इस प्रकार से। μ0 ε0 क्या हो जाएगा, c से इक्वल, तो हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, c/μr ε0, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1/√μ0 ε0, ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू देता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसे c से इक्वल लिया। ओके, अब आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो, v/c इज इक्वल टू 1/√μr ε0। साथ ही साथ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो c/v करना होगा, √μr ε0। ओके, सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, μr ε0। ओके, कुछ इस प्रकार का, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ, है ना, वेव इन एनी मीडियम। ओके, सो n जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डाइलेक्ट्रिक मीडिया का, उसका वैल्यू आ रहा है √μr ε0। μr क्या है, रिलेटिव, आप ऐसा कह सकते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी है, और er क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो ये बात होगी आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब हमारा एक और टॉपिक बच रहा है, दैट इज इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। अब पिछले वीडियो में जितना चीज़ हम लोगों ने इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का डिस्कस किया था, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है ना, बस मीडियम बदल गया है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, वहाँ पर वैक्यूम है ना। तो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स का रेशियो होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स है उसका रेशियो होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव इम्पिडेंस भी कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस भी कहते हैं। अब चूंकि ये इम्पिडेंस है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो यूनिट होगा वो ओम में होगा, और इसे हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। वैक्यूम वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, इसे η0 से डिनोट कर रहे थे, है ना, बट यहाँ पर इसे ईटा से डिनोट कर रहे हैं। सो चलिए मान लेते हैं, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को EXI कैप ले लें और मैग्नेटिक फील्ड को HYJ कैप ले लें, है ना, क्योंकि ट्रांसवर्स कंपोनेंट की बात हो रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के X कंपोनेंट को लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड के Y कंपोनेंट को लेना होगा, है ना, तभी तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा। सो हमारा जो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस है ईटा, ये किससे इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स कंपोनेंट से, एंड इन रिटर्न ये आपका इक्वल होता है μ/ε से, है ना। पिछले वीडियो में μ0/ε0 था, है ना, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम था, है ना, बट यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडिया का के लिए हम लोग जो परमिएबिलिटी यूज़ करते हैं वो म्यू होता है, और यहाँ पर आपका परमिटिविटी एप्सिलॉन। ओके, अब ये चीज़ आता कैसे है, देखिए एक्चुअली में हम लोग ऐसा कह सकते हैं, सिंस यहाँ पर ये जो EX/HY है ना, इसके लिए एक्चुअली कुछ वैल्यूज़ होता है जो हम लोग जनरली डिस्कस नहीं किए हैं अभी तक। ओके, बट डायरेक्ट हम लोग इसे देख सकते हैं, ये होता है ω/μ, और ये होता है आपका कैपिटल K। ओके, यहाँ पर जो कैपिटल K है, इसके स्थान पर हम लोग मतलब जो वैल्यू प्रयोग करते हैं वो होता है ω/με। ठीक, ये ओमेगा और ओमेगा यहाँ से हो जाता है कैंसिल। ओके, और हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, म्यू को 2 बार रूट में लिख सकते हैं हम लोग म्यू को। ओके, और एक इधर म्यू और एक इधर एप्सिलॉन, तो ये दोनों कैंसिल,
हमारे पास आता है EX/HY इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन। ओके, सो दिस इज द इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। इंट्रिंसिक इम्पिडेंस क्या है? एक प्रकार का रेशियो है ट्रांसफर कंपोनेंट्स ऑफ एरो ई एंड एरो एच। ठीक है, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया को डिस्कस किया। अर्थात जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाइलेक्ट्रिक मीडिया में प्रोपगेट करती है तो उसके प्रोपगेशन का जो इक्वेशन होता है, वेव इक्वेशन, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ओके, साथ ही साथ इसके वेलोसिटी की बात की कि डाइलेक्ट्रिक मीडिया में किस प्रकार का वेलोसिटी होगा, है ना। इसके ट्रांसवर्स नेचर की बात की हम लोगों ने, और ना हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की, और साथ ही साथ एक टर्म देखा इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अनबाउंडेड मीडिया का ये हमारा दूसरा टॉपिक था। इसके पहले हम लोगों ने वैक्यूम वाला टॉपिक देखा था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का अगर आप पूरा प्लेलिस्ट चेक करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर कर सके। तो चलिए, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।